Hi, this is Shambhana and I hope all you're doing well. Today I'm covering a very important topic which is pretty much in the news. I'm gonna cover all the aspect of this particular topic. तो ये जो टॉपिक है एलओसी एंड एलएसी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एक तरह से बहुत नॉलेज के पर्पज से और एक तरह से एक एग्जाम के पर्पज से। तो मैं इस पर लाइट दूंगा कि कैसे ये फॉर्मेशन में आए हैं और एक तरह से जो बाउंड्री है ये लीगली रिकग्नाइज नहीं है, तब भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है। मतलब एक तरह से जो आपकी बाउंड्री है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है उससे भी इंपॉर्टेंट बाउंड्री कैसे बन जाती है। ठीक है, तो अब अगर दो बाउंड्री यहाँ पे दिख रही होगी, अगर आपको थोड़ा क्लियर देखने को मिल रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम शेयर करते हैं वो शेयर करते हैं इंडिया और चाइना शेयर करता है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल शेयर करती है वो इंडिया और पाकिस्तान शेयर करते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि यहीं से एक तरह से ये चीजें फैल मतलब स्टार्ट हुई है 1947 में कैसे आया। तो मैं बहुत छोटा टॉपिक रखूंगा और क्या बताऊँ कैसे आया। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया के शासन हमारे इंडिया में 1947 तक रहा। 1947 के बाद आज़ादी मिलती है इंडिया को, तो उसके बाद से ही आपको पता है कि जो पाकिस्तान है हमारे देश के साथ सही उनका नहीं चल रहा था। ठीक है, तो 1947 से ही उनके वॉर चलते रहते हैं। पहले 1947 में वॉर होती है, फिर 1965 में होती है, फिर 1971 में बांग्लादेश के पीछे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होती है, फिर 99 में कारगिल वॉर होती है। तो 1947 से ही यहाँ पे क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान थी, मैं आपको पहले स्टोरी छोटी सी कश्मीर की बता देता हूँ। तो जैसे कि जब क्या हुआ था, जब आपके इंडिया को आज़ादी मिली थी तो इंडिया में बहुत सारी रियासत थी, मोर देन 500 रियासत थी। तो जवाहरलाल नेहरू एंड जो वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए उनकी बनाई गई, उन्होंने पूरे देश को यूनाइट किया था। तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग देशों में जा जाके उनको इसी तरह इंडिया में मिला लेते हैं। अब उसी में आपके 3-4 जो रियासत थी, जैसे जूनागढ़, आपकी हैदराबाद, फिर ट्रैवनकोर एंड जो कश्मीर थी, ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, हम आपके इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो कहते चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको कभी ना कभी तो मिला लेंगे। तो हैदराबाद में तो आपको एक तरह से ऑपरेशन पोलो चला के मिला लिया, फिर ट्रैवलिंग को जूनागढ़ इनको भी मिला लिया। पर एक कश्मीर का बहुत मुद्दा अकड़ गया। अब मुद्दा बहुत यहाँ पे क्या हुआ, पूरी स्टोरी समझिए। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान का भी वो भाग है और इंडिया के भाग है, वो मतलब बाउंड्री शेयर करता है। तो कश्मीर में एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह। अब कश्मीर में क्या होता है कि वो कश्मीर में आपको मैं 2 मिनट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जब इंडिया को आज़ादी मिलती है 1947 में क्या होता है, तो 1947 जब ब्रिटिश से आज़ादी मिल जाती है, लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वो होते हैं जो सारा कुछ काम करा के चल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो 1947 में इनके पास 3 ऑप्शन होती है हमारे कश्मीर के पास, कि आप या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप हिंदुस्तान में मिल जाइए, या फिर अपने मतलब खड़े इंडिपेंडेंट बन के खड़े रहिए, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। तो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट अपना बने रहेंगे, ना हम हिंदुस्तान में रहेंगे ना पाकिस्तान में आएंगे। वो कहते हैं चलो ठीक है, चलो अपना रहो। अब इंडिया भी चाहता था वो कश्मीर जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो इंडिया का पार्ट बन जाए, वो एक तरह से पाकिस्तान भी चाहता था। तो पाकिस्तान यहाँ पे इम्पेशेंट होकर क्या करता है, वो यहाँ पे एक तरह से अपने वो मिलेशिया भेज देता है। मिलेशिया कौन होते हैं, एक तरह से यहाँ पे आपको पुश्तन मिलेशिया यहाँ पे लिखा होगा वर्ड, पुश्तन ट्राइबल मिलेशिया, यहाँ पे मिलेशिया और वजीरिस्तान। तो एक तरह से लोकल लीडर लोग तो ट्राइबल लोग होते हैं जो एक तरह से हथियार उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे एक तरह से इंसर्जेंसी, मतलब एक तरह से बहुत माहौल खराब करते हैं, रेप करते हैं, वो बहुत सारे क्राइम्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे बहुत माहौल खराब हो जाता है। अब ये वो माहौल खराब करके पूरे कश्मीर में फैलते रहते हैं, श्रीनगर तक पूंछ तक आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो इनके राजा होते हैं हरि सिंह, जो आपको मैंने बताया, तो श्रीनगर और कश्मीर के राजा, मतलब जैसे कश्मीर के राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भागे भागे जाते हैं किसके पास, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के पास। तो वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं कि ये इनको दोनों को कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि मेरे कश्मीर को बचा लो, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मैं आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन में साइन कर दूंगा और इंडिया में मिल जाऊंगा। तो फिर उसके बाद वल्लभ भाई पटेल कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, मैं अपनी फोर्स भेज रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे मेन चीज कर देते हैं, एक ऐसी चीज कर देते हैं जिनके लिए अभी तक पॉलिटिकल पार्टी इनको मतलब गुनहगार मानते हैं कि कश्मीर का जो मुद्दा आजकल है, जो पाकिस्तान इतना हमारे इंटरफेयर कर रहा है, जो ये चीज आए दिन वो सीज फायरिंग कर रहा है, तो वो ये क्यों करता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी पॉलिटिकल इमेज अच्छी करने के लिए कहते हैं कि चलो मैं यूएन में लेके चलता हूँ तुम्हारे मुद्दे को। तो ये मुद्दा वो यूएन में ले जाते हैं। तो यूएन में ले जाने से ये होता है कि अब यूएन में उस टाइम सबसे ज्यादा शेयर, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट शेयर ब्रिटिश का भी था। और ब्रिटिश ये देख के बड़ी खुश होते हैं, कहते कि हम तो यहाँ से निकल गए इंडिया से, पर इंडिया पाकिस्तान में ऐसी फूट डाल देते हैं कि आपस में लड़ते रहे। वो शुरू से भी डिवाइड एंड रूल करते थे। तो वो क्या करते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर ऐसी एक चीज लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम कश्मीर को एक इंडिपेंडेंस राज्य घोषित कर देते हैं, कि वो अपना राज्य वहाँ पे चलेगा, अपने वो आराम से ऐश करके रहेंगे। तो ना वो इंडिया का पार्ट बन पाते हैं ना इसका बन पाते हैं। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपके जो मिलिशिया भेजते हैं, 1 सेकेंड, वो यहाँ पे श्रीनगर तक ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और श्रीनगर तक ऑक्यूपाई करने के बाद क्या होता है, जो इंडिया के जो मिलिट्री होते हैं उसको खदेड़ के पीछे यहाँ तक ले जाती है, पर वो यहीं पे ले जा यहीं इस वाले एरिया में रख लेते हैं। और यहीं पे यूएन से ऑर्डर आता है कि यहाँ पे एक रेफरेंडम होगा कि यहाँ के लोगों को एक तरह से
वोटिंग कराया जाएगा। रेफरेंडम का मतलब होता है छोटा सा वोट करा देना वहाँ के लोगों के बीच में, और उनसे पूछना कि तुम्हें क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। अब इनको पाकिस्तान में मिलना है कि हिंदुस्तान में मिलना है, तो यहाँ पे कभी आज तक वोट ही नहीं हुआ। वोट भी तो मेरे ख्याल से इंडिया में ही मिल जाएगा, तो आज तक वोट ही नहीं हुआ। तो ये एक तरह डिस्प्यूटेड एरिया है, और पाकिस्तान ये माना जाता है पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती यहाँ पे ऑक्यूपाइड किया। तो ये पूरा एरिया इंडिया ने छोड़ दिया। इंडिया कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये जो एरिया ये काराकोरम की रेंज है, यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पे उगता नहीं है, मतलब उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, तो इन्होंने छोड़ दिया। और ये आज़ाद कश्मीर जो आज के टाइम वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भाग। तो ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, तो सारा ये एरिया एक तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है, धीरे धीरे और साल जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी इंदिरा गांधी की सरकार आती है, तो वो क्या करते हैं, एक तरह से 3 जुलाई 1972 में वो यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट होती है। शिमला एग्रीमेंट में ये होता है कि भाई ये जो एरिया है इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, और ये एक तरह से सीज फायर एरिया होगा जिसको डिफेक्टो बॉर्डर कहेंगे। डिफेक्टो बॉर्डर का मतलब हमें बताई दिया कि डिफेक्टो का मतलब जो नॉट लीगली रिकग्नाइज है। लीगली रिकग्नाइज का मतलब होता है जो चीज़ एक तरह से एक्सेप्ट उसमें तो है कि मतलब वो मौजूद तो है, पर वो लीगली रिकग्नाइज नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीगली रिकग्नाइज नहीं करता। और ये एरिया की तरह मिलिट्री कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री यहाँ पे रहती है कि जैसे कि वो ना हो जाए कि यहाँ से कोई मतलब एक तरह से खुफिया तरीके से ना आ जाए, ये ना। तो यहाँ बहुत, तो आज इतना आप सुनते रहते हैं कि यहाँ पे एक एरिया सीज फायर का मतलब होता है कि कुछ फायरिंग या जो फाइट है कुछ टाइम के लिए रुक ही जाना है, रोक के रखना है। सीज मतलब होता है रोक के रखना है, किसी का फाइट को कुछ टाइम के लिए रोकना है। तो पर आप यहाँ पे सुनते होंगे हर दिन न्यूज़ में खबर आती है कि सीज फायर का उल्लंघन हो गया, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होगा। तो वो ये चीज़ है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे इसलिए ही बनाया था कि दो बीच के बीच डिस्प्यूट को सॉल्व करना और यहाँ पे प्यार से रहना, पर हर तीसरे दिन यहाँ पे फायरिंग होती रहती है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। एक्चुअली जो बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ इंडिया शेयर करता है उसको सर रेड क्लिफ के नाम पे बनाया गया। जो ब्रिटिश मतलब जो इंडिया का बंटवारा हुआ था सर रेड क्लिफ को बनाया था। सर रेड क्लिफ यहाँ पे जानते भी नहीं थे जोग्राफिकल एरिया, उन्हें पर लाइनें खींच दी बीच में, किसके घर के बीच में जा रहा है, किसके खेत के बीच में से जा रहा है, तो उसकी एक सेपरेट स्टोरी है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो रेड क्लिफ बाउंड्री हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच है। पर लेकिन जो ये एक तरह से डिफेक्टो बाउंड्री जिसके बीच में आज हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर जो ग्रीन वाला एरिया, इंडिया वाला श्रीनगर एरिया, तो ये इंडिया का एरिया। तो यहाँ पे इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक और चीज यहाँ पे मेन दिख रही होगी, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, सक्शगाम वैली, ठीक है। सक्शगाम वैली एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है। सक्शगाम वैली ये पहले पाकिस्तान का पार्ट था, पर इन्होंने क्या कि 1963 में ये उन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद चाइना को गिफ्ट करने के बाद ये कुछ आप देख रहे होंगे ये पूरा एरिया, 1 सेकेंड, आपको पता आज के टाइम में चाइना और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया एक तरह से डिस्प्यूट एरिया। अब इंडिया को ये लगता है कि धीरे धीरे कि वो सियाचिन ग्लेशियर पे भी वो कब्जा ना करो। सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सियाचिन ग्लेशियर है जो एक तरह से ग्लेशियर, कोई भी समझिए एक बड़ा पहाड़ है। अब यहाँ पे आपने अपने कैंट लगा रखे हैं, मतलब मिलिट्री कैंट, और नीचे से कोई हमला होता है तो आप आराम से इनको नजर रख सकते हो, आराम से हमला वो कर सकते हैं, इनको हरा सकते हो। और यहाँ से कोई आएगा तो यहाँ पे हरा सकते हैं। तो ये एक तरह सियाचिन ग्लेशियर या बॉर्डर का काम करता है बहुत अच्छे इंडिया के और पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो यहाँ पे भी नजर रख पाता है, यहाँ पे नजर पाता है। तो ये होता है पाकिस्तान को हमेशा कि ये सियाचिन ग्लेशियर को हथिया लिया जाए। किस तरह यहाँ पे अगर ये सियाचिन ग्लेशियर हथिया लो तो पूरा लेह लद्दाख का एरिया, कश्मीर का एरिया वो आराम से हथिया सकते हैं। तो ये सियाचिन ग्लेशियर बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट है हमारे इंडिया का, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से परफॉर्म करता है हमारे। तो यहाँ पे आपको पता होगा ये एक तरह से -डिग्री का टेम्परेचर, तो हमारे बहुत सारे हीरो जो हमारे एक्चुअली हीरो जो आर्मी के जवान यहाँ पे तैनात होते हैं, आए दिन ग्लेशियर मतलब एक तरह अवलांच होता है, बर्फ गिर जाती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। तो एक तरह से वो रियल हीरो हैं हमारे उसके कंट्री का। जो हमने बना रखे हैं अलग अलग हीरो, जैसे अक्षय कुमार वगैरह, वो नहीं, वो जो पेट्रोइड मूवी कर लेते हैं और इतने करोड़ बना लेते हैं, तो वो हमारे हीरो नहीं है। तो मैं उनके बारे में बात नहीं करता, ठीक है। तो अब ये मेन ये चीज़ है। अब दूसरी हम मेन चीज़ उस पर आते हैं जो आपकी एक होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल तो कवर हो गया, उसके बाद ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिस पे आज पर्टिकुलर टाइम पे जो विवाद चल रहा है वो क्या है कि यहाँ पे हमारे बीच जवान अभी शहीद हो गए थे। अब ये अब इसका सीन क्या है, अब मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टोरी ये है कि जब हमारा ये ब्रिटिश टाइम में आपको लेके चलता, ब्रिटिश टाइम में जब यहाँ पे वो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे ये तिब्बत एरिया था, चाइनीज इंपायर वगैरह था, तो उनके अलग अलग इंपायर थे। तो कोई यहाँ पे एरिया पे राज कर रहा, कोई यहाँ पे एरिया, तो यहाँ पे कोई एक अच्छे से रिकग्नाइज नहीं थी जगह कि हम भाई यहाँ पे वो मतलब कितनी दूर यहाँ पे, मतलब उस टाइम कोई बाउंड्री डिस्प्यूट वगैरह नहीं था जब ब्रिटिश एम्पायर वगैरह चल रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं था, यहाँ पे तिब्बत एक एरिया था। अब आपको समझना पड़ेगा जो तिब्बत एरिया वो पता है वहाँ के दलाई लामा थे। तो अब क्या करता है, चाइना धीरे धीरे तिब्बत पे हमला कर देता है एक टाइम पे आके 60s में, ठीक है। तो हमला करता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमला करने के बाद वो धीरे धीरे ना जो तिब्बत की जो बाउंड्री थी वो इंडिया के साथ लगती थी। अब तिब्बत तो एक शांतिप्रिय देश था, छोटा सा देश था, वो बौद्धिस्ट को मानने वाला मेजोरिटी ऑफ द बौद्धिस्ट थे।
तो वो यहाँ पे इंडिया के साथ कोई पंगा नहीं करता, जो बाउंड्री है नहीं बाउंड्री बनी हुई तो वो कोई पंगा नहीं कर रहा था। पर जब चाइना ने उसको एक्वायर कर लिया, एक ऑटोनोमस अपना रीजन बना लिया, तो यहाँ पे उन्होंने पंगे लेने स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो ये उनकी स्टोरी है। उसके बाद आपको पता दलाई लामा वहाँ से एक्साइल में मतलब भाग के आ गए वहाँ से, फिर इंडिया में उन्होंने शरण दी, जवाहरलाल नेहरू से मिले, फिर आज के टाइम में धर्मशाला में वो अपना वो चलाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 1962 की इंडो चाइना वॉर होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे अक्साई चीन का इलाका पूरा यहाँ तक हथिया लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे एक हम लाइन बनाएंगे जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो आराम से बैठे रहेंगे, इसके आगे वो ना वो आएंगे ना ये आएंगे। पर लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आज के टाइम में जो हमारा विवाद चल रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को टाप के लोग, जो उनके मिलिट्री के लोग हैं, उनको हमेशा समझाया जाता है वो आगे आ रहे हैं, ठीक है। उनके क्या कभी उनके ये वो इस एरिया में यहाँ तक उन्होंने अपनी अपनी लाइन बना ली है, ठीक है। यहाँ तक उनकी एक्चुअली डिसाइड थे, पर यहाँ पे जो एग्रीमेंट से वो आगे निकल रहे। कभी उनके यहाँ पे कैंप दिखते हैं, कभी क्या दिखते हैं, कभी वो एक्चुअली खुद ही मार्च कर देते हैं, चलते चलते आ जाते हैं हमारे इधर, ठीक है। तो अब ये बहुत से एक तरह से मैमेस भी बन रहे हैं आपके, मतलब कि मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह में मैस बनता है कि चलते चलते इधर आते हैं, यहाँ पे अपना आधार कार्ड बना लेंगे, ये करेंगे। तो वो इधर से मजाक की मतलब मजाक के तौर पे भी आप एक सीरियस इशू समझना पड़ेगा कि उनकी हलचल यहाँ पे बढ़ गई है, ठीक है। तो इसी के चक्कर में अब पीछे हमारे सुनने को मिला, मैंने एक्चुअली वो न्यूज़ तो ढंग से फॉलो नहीं की कि क्या पर्टिकुलर रीज़न रहा था, पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी एग्रीमेंट में पीछे बात हुई थी कि राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस के वो हैं मिनिस्टर, वो उन्होंने बात कर लिया, सब कुछ शांत हो गया। फिर आज पता लगा कि भाई फिर से उनमें कोई विवाद हुआ आपस में, तो वो हो गया, तो 20 जवान शहीद हो गए। तो ये यहाँ पे एक तरह से उनकी वो बढ़ रही है। अब पूरा यहाँ पे सिनेरियो समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे वो यहाँ पे ये हट जाना चाहते हैं, ये हट जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने वैसे यहाँ पे सीपैक का निर्माण भी किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये यहाँ पे यहाँ से पूरा एरिया यहाँ पे एक तरह से लिंक करना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये बहुत तरह से तो पॉलिटिकल पूरा सीन चल रहा है यहाँ पे। तो 1 सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाना है, ठीक है। तो ये सर रेड क्लिफ के नाम पे ये हमारी बाउंड्री बनी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो पहले बांग्लादेश था उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और ये जब कही है पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री बनाई हुई है सर रेड क्लिफ ने, ये है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो आज के टाइम में ये उन्होंने बनाया है, जैसे ग्वादर पोर्ट से लेकर यहाँ तक ये जाता है पूरा, यहाँ पे एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान को पार करते हुए आगे जाएगा, जो सीपैक ये पूरा चाइना तक जाएगा। तो यही एक तरह से बनाने के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, जो आज के टाइम वो टॉप के इंडिया में आ रहे हैं। तो यही एक बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। धीरे धीरे वो अपनी बाउंड्री माने, अब पीछे कुछ नेपाल के भी चल रहा है उस घाटी में, काला पानी घाटी में। तो वो सब चीज़ें चलती आ रही है। तो मेरा यही आपको बताने का ये था कि LOC और LAC क्या है। जो LAC है वो है आपकी चाइना के साथ, जो अक्साई चीन का जो उन्होंने पूरा एरिया हथियार लिया था 1962 वॉर के बाद। और LOC जो है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, जो POK पाकिस्तान के साथ। तो सबको ये याद है, एग्जाम के तौर पे आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि कौन किसका शेयर करता है, कितना एरिया है, क्यों पूरा लेंथ भी पूछ लेते हैं। उसके बाद पूछ लेते हैं कि कौन सा उन्होंने गिफ्ट किया। तो शमशाम वैली जो पाकिस्तान को चाइना को गिफ्ट की, तो कब गिफ्ट की थी, वो 1963 में गिफ्ट की। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करना है लेह लद्दाख का एरिया कारगिल कहाँ पे है। तो ये बहुत सारे UPSC के लेवल से बहुत डीप नॉलेज हो जाती है कि कब ये बना, कौन सी कमेटी बनी, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या डिस्प्यूट है के बीच में टाइम टू टाइम है। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था। तो आई होप यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दैट। थैंक यू।